नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। 3 साल के अपने इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद ओम बिरला ने अपने अनुभव साझा किए। सुनिए। शुक्रिया सर एनआई से बात करने के लिए। 3 साल बेमिसाल, आपने 3 साल पूरे किए और ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा। कैसे देखते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को, इस पूरे काल को? 3 वर्ष के इस 8 सत्र के अंदर सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, चर्चा संवाद के अंदर उनकी सहभागिता, सबके सहयोग से ये 3 वर्ष का 8 सत्र प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से भी और अन्य चर्चा संवाद से भी निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहे। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दल के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद की कार्रवाई में सुचारू रूप से सहयोग किया, जिसके कारण देश की जनता का विश्वास संसद के प्रति, जनप्रतिनिधि के प्रति बढ़ा है। इन 3 वर्षों में हमने सर कुछ नए चीज देखे हैं जो कि इससे पहले शायद नहीं मिला था देखने को। पहला ये कि देर तक चलना संसद का और उसकी प्रोडक्टिविटीज को आपने ही शुरू कराया, मिडनाइट तक हाउस का चलना। ये क्यों सर? कोविड वैश्विक महामारी के समय जब दुनिया की अधिकतम संसद वर्चुअल चल रही थी, भारत की संसद ने फिजिकल चली। उस समय माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर कोविड महामारी से हुई चुनौतियों के समय भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और पिछले 1 से लेकर 16 सत्रों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 167% प्रोडक्टिविटी रही। इससे हमारे माननीय सदस्यों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, संसद के प्रति निष्ठा, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, विश्वास और भरोसे को संसद के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम माननीय सदस्यों ने किया। विधायी कार्य में, कानून बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। मुझे लगता है कि देर रात्रि तक सदन चलता है माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से। और चाहे बजट हो, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे विभागों की डिमांड फॉर ग्रांट हो, चाहे देश के ज्वलंत मुद्दे हो, उन सारे विषयों पर माननीय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और सक्रिय भागीदारी में अच्छी चर्चा की, संवाद किया, जिससे हम और बेहतर परिणाम सदन के माध्यम से एक सकारात्मक बदलाव देश की जनता में ला पाएंगे। कई लोगों ने इसकी तारीफ भी की। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शिकायत करते होंगे। नहीं, शिकायत का कोई काम नहीं था। सभी ने सहयोग किया। बिना सहयोग के सदन चल नहीं सकता। हमारे सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी भी देर रात्रि तक सदन चलाने में उनका भी सहयोग रहा। पत्रकार साथियों का भी सहयोग रहा। आप भी देर रात्रि तक वहाँ रुकते थे। सबका सहयोग रहा। सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों के, सफाई कर्मियों का, सबका सहयोग रहा। उन सबको 3 वर्ष होने पर मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है सर विश्व के लिए। लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है पार्लियामेंट को। कितना चैलेंजेस आपके लिए रहा कि कोविड में सदन को चलाना, स्टाफ को संक्रमण होने से बचाना और जो हो चुके हैं उसका देखभाल करना? निश्चित रूप से कोविड हम सबके लिए चुनौती थी, लेकिन कोविड के उस संक्रमण के समय भी हमने स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रोटोकॉल रखा। हमारी कोशिश थी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सब सुरक्षित रहें। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी
हमने इसके लिए सामूहिकता से प्रयास किए, जिसके कारण सदन भी ठीक तरीके से संचालित हो पाया। कई ऐसी स्थिति नहीं हुई कि हमें कोविड के चलते सब हुए बीच में सदन को बंद करना पड़ा। ये चुनौती थी, निश्चित रूप से रोज चुनौती थी कि किसी दिन ऐसा ना हो कि पूरे सदन में संक्रमण फैल जाए और हमें चलते सदन की कार्रवाई को बंद करना पड़े। लेकिन हमने भी व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल रखे, माननीय सदस्यों ने भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया, जिसके कारण सदन चल पाया। सर, जितने भी राजनीतिक छवि या फिर यूं कहें कि मेंबर्स हैं, वो इन मामलों में तो धुरंधर हैं ही, साथ में जब सदन में वो आते हैं तो कई शिकायतों का पुलिंदा भी लेकर आते हैं। जैसे ऑपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस का ये मानना है कि कुछ बिल्स जब टेबल होते हैं उनको सही समय या फिर मौका नहीं दिया जाता है कि उनका वो सही तरीके से पढ़कर आए या फिर उनको पर्याप्त समय मिला जाए। क्या आपको लगता है कि ये शिकायत जायज है? मैंने कोशिश की कि हर विधेयक सभी माननीय सदस्यों को समय पर मिले। इंट्रोड्यूस के समय भी, और क्योंकि अब डिजिटल का समय है और डिजिटल में तुरंत जो भी विधेयक प्रस्तावित होता है उस विधेयक की प्रति हम पोर्टल पर डाल देते हैं। कुछ विधेयकों को उनको देरी से मिले, लेकिन मैंने आगे प्रयास किया है कि जिन भी विधेयकों पर चर्चा हो वो हमारे नियम प्रक्रियाओं के तहत जितने दिन नियम प्रक्रियाओं में लिखे हुए हैं उतनी नियम प्रक्रियाओं के तहत उनको विधेयक मिले, ताकि वह उस पर अच्छी चर्चा कर सके, अच्छी डिबेट कर सके, सकारात्मक सुझाव दे सके। क्योंकि जितने अच्छे सुझाव होंगे, सकारात्मक सुझाव होंगे, उतना ही बेहतरीन बिल बनेगा, उतना ही विधेयक में सबके सुझाव इनकॉर्पोरेट होंगे, तो उतना ही वो बिल जनता के बुनियादी अधिकारों को दिलाने के लिए बेहतर बिल बनेगा। इसलिए ये निश्चित रूप से कुछ शिकायत थी, जिन शिकायत का मैंने निवारण किया है। लेकिन दूसरी बात, हर विधेयक पर जो विधेयक सदन के पटल पर चर्चा के लिए आया, आप रिकॉर्ड में देखेंगे उन विधेयकों पर आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा हुई, ज़्यादा मान्य सदस्यों की भागीदारी बनी रही, जिससे कि जितनी डिबेट चर्चा विधेयक पर होगी उतने ही डिबेट के अंदर जो सुझाव आएंगे उनको माननीय मंत्री महोदय इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ बिल में संशोधन करते हैं, कुछ रूल्स बनते समय संशोधन करते हैं, ताकि रूल्स बनते समय माननीय सदस्यों के सुझाव भी और स्टेक होल्डरों के सुझाव पर भी, जब रूल्स बनते हैं उस रूल में एक व्यापक पारदर्शिता आती है, व्यापक सुझाव आते हैं, जिसका एक अच्छा परिणाम रहता है। साथ ही आरोप लगाते हैं कि बहस में भी उनको समय नहीं दिया जाता, मौका नहीं मिलता है बोलने का, और साथ ही ये है कि जो बिल स्टैंडिंग कमेटी को जानी चाहिए उस पर भी किसी तरीके की पारदर्शिता नजर नहीं आती है। जो बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाने होते हैं वो सरकार स्टैंडिंग कमेटी में भेजती है। जो बिल सरकार मानती है कि इन विधेयकों को जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो विधेयक इसलिए लाती है कि जनता को कानूनी अधिकार मिले, न्याय मिले, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता जवाब दिया है। इसलिए सरकार का मानना रहता है कि इन विधेयकों को हमें जल्दी पारित करना चाहिए ताकि जल्दी कानूनी अधिकार मिले। कई विधेयकों को पर स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में भी स्टेक होल्डर विशेषज्ञों से चर्चा की जाती है। इन सब का संयुक्त तरीके से हमेशा हर बिल को भी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा जाता है, और किसी बिल को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा ये भी नहीं होता।
तो जहाँ आवश्यकता होती है सरकार निर्णय करती है, और सरकार जिन बिलों पर चर्चा कराना चाहती है, मेरी कोशिश होती है कि उन बिलों पर सभी मान्य सदस्यों के अमूल्य सुझाव आएँ। एक भूमिका है सर, एक प्रैक्टिस में है, परसेप्शन है कि जो बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाता है जनता ये मानती है कि उसको लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। आपका क्या संदेश रहेगा उन चेयरमैन का जो स्टैंडिंग कमेटी में रहते हैं? और नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी भी सबके सुझावों पे सबकी सहमति से अच्छी चर्चा करती है, और स्टैंडिंग कमेटी भी जो विधेयक में संशोधन करती है उसके अच्छे सुझाव देते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी से आए बिलों में भी महत्वपूर्ण सुझाव के आधार पर सरकार संशोधन करती है। स्टैंडिंग कमेटी अनुशंसा करती, सुझाव देने का काम करती है। स्टैंडिंग कमेटी की सारी रिकमेंड को माना जाए ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये परंपरा प्रपाटिया रही है कि अधिकतर स्टैंडिंग कमेटियों के सुझाव को सरकार मानती है, और ये एक अच्छी परंपरा है। मेरा मानना है कि स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे सदन हो, उस पर विधेयक पर व्यापक चर्चा संवाद होना चाहिए, और मैंने जो भी विधेयक आया उस पर कोशिश की सबके सहयोग से, सबकी सहमति से, देर रात्रि तक बैठकर भी मान्य सदस्यों ने चर्चा की कई विधेयकों पर, और उसके एक अपेक्षित परिणाम आए। आप चाहते हैं कि समय से वो स्टैंडिंग कमेटी अपना काम पूरा करे? निश्चित रूप से हमने कोशिश की कि समयबद्ध तरीके से स्टैंडिंग कमेटी उन पर चर्चा करे, संवाद करे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी को भी स्टेक होल्डरों से, कई विशेषज्ञों से चर्चा करनी होती है। लेकिन धीरे धीरे स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने कार्यों को बहुत तेज गति से काम करना शुरू किया है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। सर 3 साल वाकई में ऐतिहासिक और एक रिकॉर्ड वाला रहा है, क्योंकि इन 3 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐतिहासिक बिल पास हुए हैं आपकी मौजूदगी में, खासतौर पर लोकसभा से। धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक, कृषि कानून जैसे बिल। क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसे ही कुछ और ऐतिहासिक बिल पास होंगे? जहाँ तक विधेयकों का सदन में आने का प्रश्न है कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। कई विधेयक लाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव होते हैं, कई सरकार मूल विधेयकों में संशोधन लाती है, कई सरकार नए विधेयक, नए कानून बनाने का काम करती है। हर कानून देश के हित में, देश की जनता के हित में बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो। और कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून आने हैं ये सरकार फैसला करती है, उसके बाद कैबिनेट में उस पर चर्चा होती है, और कैबिनेट में पारित होने के बाद उसका प्रस्ताव संसद में आता है। ये इसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन सर आने वाले समय में कुछ हम नए बिल देखेंगे? निश्चित रूप से सरकार विधेयक लाने का काम करती है समय की व्यवस्था के अनुसार, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार, और कानून का शासन रहे इसके लिए सरकार प्रयास करती रहती है। सर बताया जाता है कि एक शिक्षा का मंदिर है, इसमें आपका दिल कब दुखता है? कौन से मेंबर्स कब आपका दिल दुखाया, या फिर कब आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, मर्यादा के खिलाफ हो रहा है? निश्चित रूप से लोकतंत्र का मंदिर है, और इस लोकतंत्र के मंदिर में देश की 130 करोड़ जनता की आस्था, विश्वास है। मेरा प्रयास रहता है कि सदन बिना गतिरोध के चले, बिना व्यवधान के चले, सदन की गरिमा के अनुसार चले। जब भी सदन में गतिरोध होता है, व्यवधान होता है, और सदन में बेल में नारे, तख्तियाँ लगाकर प्रदर्शन होता है, मैं उसको संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र है, जनता के कल्याण के लिए सदन बने। माननीय सदस्यों को चुनकर जनता ने अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं
उनकी शिकायत, कठिनाइयों, अभावों को दूर करने के लिए चुनकर भेजा है। इन सदनों में जितनी चर्चा होगी, संवाद होगी, उच्च कोटि की बहस होगी, डिबेट होगी, उतना ही हम जनता का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए जब भी कभी सदन व्यवधान होता है या गतिरोध होता है, गतिरोध को समाप्त किया जाता है, लेकिन नियोजित गतिरोध ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आरोप ये भी लगाते हैं कि उनके मांगों को या फिर जब वो वेल में आते हैं तो उसको आप दिखाते नहीं या फिर उनकी बात को नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कभी कोई गतिरोध होता है तो मैं सभी दल के नेताओं से बात करता हूँ, सरकार के पक्ष भी बैठकर बात करते हैं, सर्वदलीय बैठक होती है, चर्चा होती है। कई बार चर्चा संवाद से गतिरोध समाप्त होते हैं, कई बार गतिरोध समाप्त नहीं होते। लेकिन मेरे 3 साल के कार्यकाल में बड़े से बड़ा गतिरोध भी चर्चा संवाद से समाप्त हुआ और सदन की कार्रवाई चली है। ये भी देखा गया है कि कई सदस्यों को पनिशमेंट भी मिली है, सस्पेंड भी होना पड़ा है। नहीं, मेरी कोशिश रहती है कि किसी सदस्य पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई न करना पड़े, क्योंकि सदन सबका है। माननीय सदस्य हमारे जनता ने चुनकर भेजा है बड़ी उम्मीदों के साथ, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शालीनता, गरिमा का जैसा व्यवहार करें, और इसीलिए समय समय पर माननीय सदस्यों से चर्चा की जाती है। जब आवश्यकता हो जाती है, लगता है कि ये अनुशासनहीनता की हद पार के, जब हमें अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। सर, नए बिल्डिंग को लेकर बहुत लोगों की जानने की चाह है कि नया बिल्डिंग कब बनेगा और कब से हाउस उसमें चलनी शुरू। नए संसद भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किया था, जब संसद ने लक्ष्य तय किया था और हमने तय किया था कि 2022 का तक ये नया भवन निर्माण हो जाए, इस सदन के, इस संसद भवन के निर्माण की गति इसी तरीके से तेजी से चल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहा तो हम नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में शुरू करेंगे, जो देश की 130 करोड़ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का मंदिर है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, जहाँ देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी नजर आएगी। संविधान की गैलरी भी होगी, जिसमें गैलरी के अंदर संविधान के बारे में जानकारी आने वाले हमारे दर्शक दीर्घा के लोगों को मिलेगी। और उसके साथ साथ माननीय सदस्यों की कार्यकुशलता, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकी का उपयोग भी इस संसद भवन में हमने किया है। सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, संसद सदस्यों की कार्यकुशलता, संसदीय सचिवालय की कार्यकुशलता बढ़ेगी तो हम ज़्यादा जवाबदेही से काम कर पाएंगे। इसलिए संसद भवन की जिस अपेक्षा देश की जनता की है, मुझे लगता है कि ये अपेक्षाएं शीघ्र पूरी होगी। सर, सवाल फिर उठता है कि पुराने संसद भवन का क्या होगा? पुराना संसद भवन इसी का एक हिस्सा है, और पुराना संसद भवन हमारी ऐतिहासिक भवन है, जहाँ पर कई ऐतिहासिक फैसले हुए, निर्णय हुए, ऐतिहासिक कानून बने। इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव इसी संसद भवन के निर्णयों से, कानून से, चर्चा से, संवाद से हुए। मुझे आशा है कि दोनों भवन मिलकर एक संसद का पूरा क्षेत्र है जो संसद की कार्रवाई गतिविधियों के लिए हमेशा काम आता रहे। क्या हम इनको ये माने कि एक लाइब्रेरी या फिर एक धरोहर के रूप में हो? हमारी लाइब्रेरी देश और दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरी है, और हमने इस लाइब्रेरी को डिजिटाइजेशन भी किया है और देश की प्रमुख लाइब्रेरियों के साथ इंटीग्रेट भी किया है। और इसके साथ साथ इस लाइब्रेरी के अंदर माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था, और देश की जनता और नौजवान भी इस लाइब्रेरी का उपयोग करें, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर
ये हमारे संसद का पुस्तकालय दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय होगा, ऐसी मेरी आशा है। सर, आप कोटा से हैं और आपने कोटा अब भी नहीं छोड़ा। जब आप लोकसभा के स्पीकर हैं, आपका हमेशा लगाव रहा है, जब भी मौका मिलता है आप कोटा चले जाते हैं। आप स्पीकर रहते हुए बखूबी आप अपने स्थानीय जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, वो कैसे? कोटा मेरी जन्मस्थली है, राजस्थान मेरी कार्यस्थली है और कोटा बूंदी की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। मेरी जिम्मेदारी है मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते ये दायित्व को निभाऊं, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरी करूं और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए किस तरीके से उनके अभाव को दूर कर सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे निर्वहन करनी चाहिए। क्योंकि संसद के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है वो संसदीय कामकाज के लिए, लेकिन पहले मैं जनप्रतिनिधि हूँ और ये दायित्व मुझे निभाना चाहिए, वो निभाने की कोशिश करता हूँ। सर, अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे एज अ स्पीकर? सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमने जीवन शुरू किया है और जब भी जो भी दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते हैं। आज वर्तमान में मैं माननीय सदस्य और स्पीकर के रूप में मेरा दायित्व है। भविष्य में एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करूं, ऐसी मुझे प्रेरणा मिले। सर, आपका संदेश उन लोगों को जिनके बीच आप रहते हैं और जो आपको एज अ गार्जियन भी मानते हैं हाउस में। मैं इस 3 वर्ष होने पर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद, जो हमारा मंदिर है, हमारे आस्था का केंद्र है, वह चर्चा संवाद का केंद्र बने। उच्च स्तर की चर्चा और संवाद हो, कानून बने, कानून पर अच्छी चर्चा संवाद हो, ताकि किस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से, इस मंदिर के माध्यम से हम समाज के हर व्यक्ति के जीवन में आर्थिक सामाजिक बदलाव ला सकें। हमने 75 साल इस लोकतंत्र की यात्रा में कई पड़ाव हासिल किए हैं, कई मुकाम हासिल किए हैं। इसी संसद भवन में कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, निर्णय हुए हैं, कानून बने। आने वाले नए संसद भवन में आज़ादी का जब हम शताब्दी वर्ष मनाएं तो दुनिया में भारत आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रिम देश हो और भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत का लोकतंत्र और सशक्त हो, मजबूत हो, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेही हो, ऐसा सपना हम सबका है और इस सपने को पूरा करने का काम हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।